Hello, dear students. We are coming with our second gaseous law, that is Charles law. बेटा गैसोस लॉ में हमने अभी तक बॉयलर्स लॉ डिस्कस किया है और बॉयलर्स लॉ में हमने पढ़ा, अगर मैं बॉयलर्स लॉ की बात करता हूं, बॉयलर्स लॉ में हमने अभी तक पढ़ा बेटा, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. हमने अभी तक देखा, हम जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैसोस मॉलिक्यूल्स उतने क्लोज आएंगे और जितने गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे उतना उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. तो ये हमने पढ़ा था बॉयलर्स लॉ में, यानी कि जितना ज्यादा आप गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम गैस का डिक्रीज हो जाएगा. या जितना प्रेशर आप कम रखोगे गैसोस मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे और वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा. ये हमने बेटा बॉयलर्स लॉ में पढ़ा था. आज का जो नया लॉ हमें पढ़ना है, बॉयलर्स लॉ को छोड़ के जो एक नया लॉ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी चार्ल्स लॉ. एज द नेम इंडिकेट्स, दिस लॉ वाज गिवन बाय जैकॉस चार्ल्स. इट वाज गिवन बाय जैकॉस चार्ल्स इन 1787. 1787 में जे चार्ल्स ने यह लॉ दिया जिसका नाम रखा गया चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ में हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, ऑन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. बेटा अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें, एक गिवन मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में कौन सी चेंज आएगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे. यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से एक गैसोस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा, क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज होगा, या किस हिसाब से चेंज होगा, वो हमें आज के इस चार्ल्स लॉ में पढ़ना है. सो जैकॉस चार्ल्स गिव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी कि हमें देखना है, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें, एक गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा, या इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा ही नहीं बाय चेंजिंग टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझना है, टेम्परेचर का कौन सा रोल है ऑन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस. क्या टेम्परेचर चेंज करने से हमारा वॉल्यूम गैस का चेंज होगा कि नहीं होगा, वही हमें चार्ल्स लॉ में बेटा समझना है. तो इसको मैं रब कर देता हूं, पहले इसको मैं रब कर देता हूं. सो इन चार्ल्स लॉ we are going to study the relationship, we are going to study the relationship between the temperature and volume of given mass of gas, यानी कि गिवन मास ऑफ गैस, जब हम कहे गिवन मास ऑफ गैस तो हमें गैस का मास भी फिक्स्ड रखना है. गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो देख लीजिए बेटा, जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में हमें रिलेशनशिप स्टडी करनी है, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमें देखना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे. तो ये चीज हमें जैकॉस चार्ल्स कैसे एक्सप्लेन करता है, कि कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ, वो समझते हैं. यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा वो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ. सो चार्ल्स लॉ समझने के लिए हम एक कंसेप्ट आपको दे देते हैं, वो आप समझ लीजिएगा. तो समझ लो बेटा एक चीज, मेरे पास एक सिलेंडर है, ये है सिलेंडर एक, और इस सिलेंडर में मैंने एक गैस रख दिया है. समझ लो एक चीज, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर आप एक सिलेंडर में एक गैस लेते हो एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपने टेम्परेचर इस सिलेंडर का रखा है 0 डिग्री सेल्सियस.
अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इसमें गैस होगा, इस सिलेंडर में जो गैस होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, बेटा वो जीरो नहीं होगा। एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने यहां पे गैस लिया है और चार्ल्स कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता। क्या वो वॉल्यूम कितना होगा? क्या वो 1 लीटर होगा, 1 लीटर से कम होगा, 1 ml होगा, 1 ml से कम होगा? कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा यहां पे। एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस गैस कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और उस वॉल्यूम के बदले में लिखता हूं V नॉट। V नॉट is the volume of gas when the temperature of the gas is 0 डिग्री सेल्सियस। हम जब गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही, उसी वॉल्यूम के बदले हमने लिखा V नॉट। So what does V naught represent? V naught represents the volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस। एंड याद रखना ये V naught जीरो नहीं होता है। V naught कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ये कुछ mls होगा इसका वॉल्यूम, या कुछ लीटर्स होगा इसका वॉल्यूम। तो उसके बदले इस 0 डिग्री सेल्सियस पे इस गैस का कितना वॉल्यूम होगा, उसी के बदले हमने V नॉट लिख दिया। तो समझ लो एक चीज, अगर हम अब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये जो एरो अब लिख रहे हैं एरो अपवर्ड्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हम गैस का टेम्परेचर अब इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि अब जब हम गैस को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो लेट दैट टेम्परेचर बी इंक्रीज्ड। पहले कितना टेम्परेचर था? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का कितना वॉल्यूम था? V नॉट। ठीक है, तो अब जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी कि हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के बदले ले रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर कितना किया है हमने? 1 डिग्री सेल्सियस। और चार्ल्स कहते हैं जब भी आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यह देखा गया है कि इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से हम इंक्रीज करते हैं, इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सर कितना हो जाता है इंक्रीज? वो 1 डिवाइडेड बाय 273.15 ऑफ V नॉट, यानी कि इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। समझना फिर से बेटा, जब हम गैस का जब टेम्परेचर हमने रखा था 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही, और वो वॉल्यूम हम रखते हैं कितना? V नॉट। दैट मींस V नॉट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसी गैस का टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया। और जैकॉस चार्ल्स कहते हैं कि जब भी टेम्परेचर किसी भी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, तो मैंने देखा है कि हमेशा गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो जाता है? 1/273.15 ऑफ V नॉट। जो V नॉट है इनिशियल वॉल्यूम है, उसमें आप इतना इंक्रीमेंट कर दो वॉल्यूम का, जब भी आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो गैस का वॉल्यूम जो है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा। सो समझ लो। और एक चीज, अगर हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, गैस का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया बाय द वैल्यू ऑफ 1/273.15 ऑफ V नॉट। इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है गैस का व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब समझ लो। और एक चीज, अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के बदले 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, तो एक चीज समझना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? जो गैस का वॉल्यूम होगा दैट विल इंक्रीज बाय 2 डिग्री हमने इंक्रीज किया है। अब 1 डिग्री इंक्रीज करने से इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा? 2 into this factor 1 divided by 273.15 of V नॉट, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस
इंक्रीज हो जाएगा बाय 2 इंटू दिस फैक्टर, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 273.15 वी नॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गैस का इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे वी नॉट है, आपने फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैस का जो वॉल्यूम है 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस वैल्यू, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लाइकवाइज अगर आपने इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वंस अगेन यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर बाय द वैल्यू ऑफ T डिग्री सेल्सियस, आपने गैस का, अब जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे बाय 1 डिग्री सेल्सियस, गैस का वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो रहा था। जब आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे बाय 2 डिग्री सेल्सियस तो गैस का वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो रहा है। अगर आप गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बाय T डिग्री सेल्सियस, ये T डिग्री सेल्सियस अब 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ये 200 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैं कहूंगा अगर हम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस that will increase by the value of T degree Celsius into 1 upon 273.15 of V naught। गैस का वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बेटा देख लीजिए, 1 डिग्री सेल्सियस से गैस का वॉल्यूम इतना इंक्रीज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से गैस का वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे भाई T डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, तो यहां पे 5 इंटू 1 डिवाइड बाय दिस आएगा। अगर टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ 10 इंटू 1 डिवाइड बाय दिस। अगर आपने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बाय 100 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा 100 इंटू 1 डिवाइड बाय दिस फैक्टर। तो कहने का मतलब यह है, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो by the value of 1 degree Celsius, वॉल्यूम ऑफ गैस भी इंक्रीज हो जाएगा by the value of this much। अगर हमने 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा by the value of 2 into this factor। ये इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और जितना डिग्री सेल्सियस आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, उसी अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बाय T0 डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करना, वॉल्यूम ऑफ गैस भी इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ किया है। तो ये है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, जैकब चार्ल्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर आपकी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे V नॉट है, ये कुछ जीरो नहीं है, यानी कि गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे V नॉट है, ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही। लेकिन अगर आपने इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस वैल्यू। वो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाता है। अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो गैस का वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो जाएगा बाय 2 इंटू दिस फैक्टर। अगर आप गैस का वॉल्यूम 10 डिग्री सेल्सियस 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर, जो इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं। एक चीज समझ लो, यहां पे एक चीज समझ लो, अगर मैंने गैस का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर दिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अभी तक तो हम इंक्रीज कर रहे थे, अगर हम अब गैस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेंगे, एरो डाउनवर्ड्स है तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम था इसका, V नॉट गैस का, अब हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर क्या आएगा, -1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करेंगे, गैस का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1 अपॉन 273.5 ऑफ V नॉट। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने से जितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, और वही टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम फिर भी उतना ही डिक्रीज हो जाएगा।
कहने का मतलब यह है जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैस का एक्सपेंशन हो जाता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया टेम्परेचर तो गैस एक्सपेंड होगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 273.15 ऑफ वी नॉट, जो कि इनिशियल वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 273.15 ऑफ वी नॉट। अगर आपने गैस कूल कर दिया, कूल करने की वजह से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि गैस का कंट्रैक्शन हो जाएगा जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। अब अगर टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर दिया, गैस का वॉल्यूम फिर से डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, 1 डिवाइडेड बाय 273.15 ऑफ वी नॉट। वी नॉट में से इतना फैक्टर का वैल्यू वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, दोनों केसेस में जो वॉल्यूम चेंज आती है या तो वो इंक्रीज हो जाएगा इतना अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे, या तो वो डिक्रीज हो जाएगा इतना अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करोगे टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की एक्सपेंशन हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस का कंट्रैक्शन हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है बेटा। सो समझ लो एक चीज, यहां पे मैं इस चीज को रब कर देता हूं, इस चीज को मैं रब कर देता हूं बेटा। मैंने अभी चार्ल्स लॉ का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। हम ये चीज समझ रहे हैं कि अगर हम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करें उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 273.15 ऑफ वी नॉट। वी नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो इंक्रीज हो जाता है बाय दिस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा गैस का वॉल्यूम। दैट और कितना इंक्रीज हो जाएगा दैट डिपेंड्स आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है। तो समझ लो एक और चीज यहां पे। सो हमने जो गैस यहां पे लिया था, सिलेंडर में जो हमने गैस लिया था एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इस गैस का जो वॉल्यूम था दैट वाज वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस का वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट वाज वी नॉट। अगर हम इसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू टी डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम वी नॉट था, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के साथ साथ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा, और वो वॉल्यूम अब वी नॉट नहीं रहेगा, वो उसके बदले हम लिखते हैं वीटी। वीटी दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, एंड वी नॉट दैट वाज द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। अब अच्छे से समझ लो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम कम ही है, वी नॉट है, हमने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, गैस का जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि गैस एक्सपैंड हो जाएगा, और गैस का जो वॉल्यूम है वो वी नॉट नहीं रहेगा, अब उसके बदले में मैंने वीटी रख दिया। अब वीटी का हम क्या नाम रखेंगे, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, और दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस व्हिच इज नॉट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ लो सब। अभी वीटी जो है यहां पे, वीटी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वीटी का वैल्यू क्या होगा उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो आप लिख लो वीटी दैट इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस। जब हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर, इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट प्लस टेम्परेचर जब हमने इतना इंक्रीज किया इस गैस का टेम्परेचर हमने इतना इंक्रीज कर दिया। अब इतना टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा, इतना इंक्रीज हो जाएगा, वो इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा यहां पे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। कितना होगा इंक्रीज, दैट वैल्यू, दिस वैल्यू हियर 1 डिवाइडेड बाय 273.15 इंटू वी नॉट। अब वी नॉट को 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये वी नॉट आएगा, इंटू आएगा मल्टीप्लाई टी नॉट T डिग्री सेल्सियस। बेटा फिर से समझो एक बार, 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम है वी नॉट, जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है अपना वॉल्यूम, फिर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज करने के साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसके बदले हमने वीटी लिख दिया।
अब ये VT जो फाइनल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस, जो टोटल वॉल्यूम होगा, दैट टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम जो पहला वॉल्यूम था इसका, फिर हमने इसी को हीट कर दिया, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा V नॉट प्लस आएगा ये सारा इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने पहले कहा था जब टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस वैल्यू। और ये जो ये वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ जब आपने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। तो ये जो सारा टर्म है ये इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है, गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ जब हमने इसमें 10 डिग्री T डिग्री सेल्सियस जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फैक्टर। दिस टर्म रिप्रेजेंट्स कि गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है जब हमने उसमें T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और ये V नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है उसका इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम। फिर से समझो बेटा, मैं कह रहा हूं यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम है V नॉट, वो है V नॉट। फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया अप टू T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस के इनिशियल वॉल्यूम में चेंज आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो गैस एक्सपेंड हो जाएगा, उस गैस का एक्सपेंड होना तो यानी कि V नॉट जो है इनिशियल वॉल्यूम उसके वैल्यू में भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम में, इतना इंक्रीज हो जाएगा। अब देख लो V नॉट और V नॉट को हम कॉमन करते हैं तो VT किसके बराबर आएगा, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल, ये V नॉट और V नॉट आप कॉमन कर दो, इट विल बी V नॉट इंटू 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273.15। ये देख लो बेटा आपका, ये आपकी इक्वेशन आ रही है। VT दैट इज VT हियर, V नॉट को हमने कॉमन कर दिया, V नॉट आएगा V नॉट इंटू 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 273.15। तो इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो। अब लिख लो VT इज इक्वल V नॉट। अब अंदर से तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 273.15 इंटू 1 ये आएगा 273.15 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273.15। ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 273.15 इंटू 1 वो आएगा 273.15 प्लस आएगा T डिग्री सेल्सियस डिवाइड में रख दो 273.15 वो रख दिया यहां पे डिवाइड में। अब हम यहां पहुंच गए बेटा, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, वो 9th 10th में पढ़ते हैं एक इक्वेशन। अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया हो हम उसको केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल दैट इज इक्वल टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। ये आती है फॉर्मूला। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया गया हो, अगर आपको उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होती है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। अब आप देख लो ये फॉर्मूला यहां पे यूज हो जाएगी, VT इज इक्वल टू V नॉट। अब देख लो ये वाली टर्म टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 वो किसके बराबर आएगा, टेम्परेचर इन केल्विन के बराबर आएगा। तो इस वाले टर्म के बदले में लिख लेता हूं टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाय 273.15। अब देख लो बेटा यहां पहुंच गए हम, अभी हमने चार्ल्स लॉ का जो डेफिनेशन है वो अभी नहीं दिया, चार्ल्स लॉ का हमने पहला स्टेटमेंट अभी दिया ही नहीं, हम यहां तक पहुंच गए। अब VT क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस when the temperature of the gas was increased by 10 degrees Celsius, the final volume of the gas VT that is equal to V naught into temperature in Kelvin divided by 273.15। अब देखो लो एक चीज, इसको मैं हटा देता हूं। अब इस वाले फॉर्मूला पे आ गए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस
when the temperature of the gas is increased by T degrees Celsius, that total volume of the gas is equal to initial volume of the gas at 0 degrees Celsius divided by 273.15 into temperature in Kelvin. अब देख लो, दो बातें यहां पे याद रखोगे. जो V नॉट है, V नॉट है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि एक कांस्टेंट है. जो V नॉट है वो गैस का वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब हर किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ अपना अपना फिक्स्ड वैल्यू होगा. V नॉट जो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे हर किसी गैस का अपना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स्ड होगा. सो वी कैन राइट हियर फॉर एवरी गैस और फॉर ए पर्टिकुलर गैस the value of V naught is constant because at 0 डिग्री सेल्सियस हर किसी गैस का जो वॉल्यूम होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फिक्स्ड होगा. इसलिए हम कहेंगे V naught एक कांस्टेंट है. तो V naught एक कांस्टेंट है और यहां पे ये नंबर भी दिया गया है 273.15. ये भी बेटा एक कांस्टेंट है. अब जो V naught है वो भी कांस्टेंट, 273.15 वो भी कांस्टेंट. अब जो V naught कांस्टेंट है, V नॉट कांस्टेंट है, 273.15 भी कांस्टेंट है. तो जो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट्स का रेशो वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट. यानी कि दोनों का रेशो कांस्टेंट के बराबर है. तो उस कांस्टेंट के बदले हम लिखते हैं K. And this K is called as Charles constant. It is called as Charles constant. Charles constant. अब जो बेटा फिर से समझो, V naught is the volume of gas at 0 degree Celsius. For every gas, the volume at 0 degree Celsius is fixed. That is why we are saying V naught is always constant. 273.15 is simply a number, it is also a constant. That means V naught constant, this number is also constant. The ratio of these two values will also be constant. Let that constant be represented by K. तो K का नाम क्या रख दिया, चार्ल्स कांस्टेंट. अब आप लिख लो यहां पे VT, that is equal. अब इस रेशो के बदले आपने क्या लिखा है, K. अब K लिख लो into TK. अब देख लो, वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस of that gas whose temperature has been increased by the value of T degree Celsius. तो उसका वॉल्यूम आएगा K into TK. K is Charles constant into temperature in Kelvin scale. अब जो K है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दो, VT that will be directly proportional to TK. That means the volume of given mass of gas, volume of given mass of gas at constant pressure. हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, at constant pressure and mass of gas, and mass of gas. अब देख लो बेटा, गैस का मास भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है. एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट मास ऑफ गैस, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर. यानी कि जितना आप टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना गैस का एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा, और जितना गैस का एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा गैस ज्यादा फैलेगा, और जितना गैस फैलेगा उतना उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज द चार्ल्स लॉ. Charles law says at constant pressure the volume of given mass of gas is directly proportional to the Kelvin temperature. ये आ गई बेटा चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन. तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, जो वॉल्यूम होगा किसका, ऑफ गिवन मास ऑफ गैस का या गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर. जितना ज्यादा आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे उतना ही गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा, और जितना गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा उतना गैस फैलेगा, जितना गैस फैलेगा उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस भी इंक्रीज होगा. ये तो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं. लोअर क्लासेस में हम पढ़ते हैं जितना आप हीट दोगे तो एक्सपेंशन ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है. जितना आप किसी सबस्टेंस को कूल करोगे उतना उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. तो वही तो है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम देखना हो, वो वॉल्यूम डिपेंड करता है आपने टेम्परेचर कितना दिया है. अगर आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर कम दोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, क्योंकि हीट देने से एक्सपेंशन हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ेगा. हीट कम करने से कंट्रैक्शन हो जाती है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. दैट मींस चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट. अब तो फर्स्ट डेफिनेशन आएगी चार्ल्स लॉ का, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. तो वो हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर
at constant pressure the volume of given mass of gas at constant pressure the volume of given mass of gas is directly proportional to the Kelvin temperature। बेटा याद रखना केल्विन टेम्परेचर लेना है हमें। जितना टेम्परेचर केल्विन स्केल में आप इंक्रीज करोगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा, प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट टू कांस्टेंट। जितना प्रेशर कांस्टेंट आप रखोगे और टेम्परेचर जितना जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे वॉल्यूम ऑफ गैस भी उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के कहने का मतलब यह है कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम ऑफ गैस भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने इसके साथ चार्ल्स लॉ का पहला स्टेटमेंट कंप्लीट किया है, आप इसको नोट कर दो, हम आगे बढ़ते हैं। होप आपने इसको नोट कर दिया होगा। मैं उसको रब कर देता हूं बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं। अब और एक चीज सीख लो आप, चार्ल्स लॉ का जो मेन हमें अब फॉर्मूला मिला है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखोगे वही रिप्रेजेंट करेगा मास भी। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट रखोगे, जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये आ गई चार्ल्स लॉ का पहला डेफिनेशन या पहला स्टेटमेंट। वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और इट डज डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हम हटा देंगे इस कांस्टेंट को, फिर से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो यहां पे आएगा V इज इक्वल टू K इंटू T। ये जो K है मैंने अभी समझा दिया था, K इज चार्ल्स कांस्टेंट। तो इसको एक चीज कर दो, T को यहां पे शिफ्ट कर दो, जो V अपॉन T आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दैट विल आल्सो बी इक्वल टू K कांस्टेंट। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, ये आएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देख लो पहला स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का, the volume of gas increases with increase in temperature at constant pressure, that was the first definition of Charles law। अब चार्ल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट सुनो आप, सेकंड स्टेटमेंट और सेकंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहां से निकलेगा, एज पर चार्ल्स लॉ द रेशो ऑफ वॉल्यूम and temperature of given mass of gas that at constant pressure that is always equal to constant। तो अब यहां पे लिखोगे the ratio of volume and temperature of given mass of gas at constant pressure is always constant। ये आ गया चार्ल्स लॉ का और एक स्टेटमेंट, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, इन दोनों का जो रेशो होगा फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, इन दोनों का जो रेशो होगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट बट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर चार्ल्स लॉ कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहता है हमें यहां पे कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है एंड टेम्परेचर ऑफ गैस है, इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आती है चार्ल्स लॉ की बेटा सेकंड डेफिनेशन और सेकंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या था, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है चार्ल्स लॉ का, जो रेशो होगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस का वो हमेशा कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब क्या है। सपोज आपके पास एक गैस है 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, इस सिलेंडर में मैंने लिए है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने लिया है 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 10 ग्राम्स, और इसका वॉल्यूम
इसका वॉल्यूम है V1 और इसका टेम्परेचर है T1। टेम्परेचर है T1। समझो फिर से, 10 ग्राम ऑक्सीजन है सिलेंडर में और इसका वॉल्यूम है गैस का V1 और टेम्परेचर है T1, और इसका जो प्रेशर है, प्रेशर हमने इसका कांस्टेंट रख दिया है। प्रेशर इज कांस्टेंट, हम प्रेशर में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, प्रेशर फिक्स्ड है। चलो मानो 1 एटमॉस्फेयर है, तो अब हमने क्या किया, हमने इसी गैस का इसी सिलेंडर में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम T1 टू T2। अब आपने एक चीज पढ़ी है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम T1 टू T2, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो T1 टू T2, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो अब जब ये सिलेंडर आ गया, इसमें फिर से 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 10 ग्राम ऑफ O2, सेम प्रेशर पे लिया है, सेम अमाउंट लिया है, तो इसका वॉल्यूम क्या गया V2, टेम्परेचर क्या गया T2। अब देख लो और एक चीज, अगर हम इस पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, देख लो बेटा चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं इस पे। अब जो यहां पे चार्ल्स लॉ में हमने समझा था, द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देख लो इस वाले केस पे चार्ल्स लॉ आप अप्लाई कर दो। यहां पे वॉल्यूम क्या है V1, टेम्परेचर क्या है T1, सो V1 अपॉन T1 दैट विल इक्वल बी K कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों का जो रेशो है, भले ही इनका वैल्यू कुछ भी हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, कुछ भी हो, इनका वैल्यू जो भी हो, इनका जो रेशो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। सो V1 अपॉन T1 किसके बराबर होगा, कांस्टेंट K के बराबर। भले ही इनका वैल्यू चेंज हो, लेकिन इनका जो रेशो आएगा एज पर लॉ दैट विल बी कांस्टेंट। और यहां पे अप्लाई कर दो चार्ल्स लॉ, V2 अपॉन T2, V2 अपॉन T2 दैट विल आल्सो बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमने पहले ही कहा सेकंड स्टेटमेंट में द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो इन दोनों का जो रेशो होगा V1 अपॉन T1 दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट K। हमने फिर प्रेशर में कुछ चेंज किया ही नहीं, प्रेशर फिर से कांस्टेंट है। जो इन दोनों का V1 अपॉन V2 अपॉन T2 का जो रेशो आएगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू K। तो देख लो बेटा, देख लो, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां पे आप देख लो V1 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू K एंड V2 अपॉन T2 दैट इज आल्सो इक्वल टू K। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस जब इनको कंपेयर करेंगे, V1 upon T1 that is equal to K, V2 upon T2 that is also equal to K. Therefore I can write that is V1 upon T1 that is equal to V2 upon T2, क्योंकि ये भी K के बराबर है और ये रेशो भी K के बराबर है, यानी कि इन दोनों टर्म्स का रेशोस का जो वैल्यू होगा सेम होगा, तो हम कहेंगे V1 upon T1 that is equal to V2 upon T2। यहां थोड़ा रीअरेंज करेंगे और I can write it as T1 को यहां शिफ्ट कर दो, V2 को यहां शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा V1 upon V2 that will be equal to T1 upon T2। अब देख लो ये जो दो फार्मूला आ रही है, ये दो फार्मूला, ये वो दो फार्मूला है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आप याद रखोगे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे देके होगी, आपको V1 का वैल्यू देके होगा, T1 का वैल्यू देके होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, T2 का वैल्यू देके होगा, आपको V2 मालूम करना होगा, या आपको इन चारों में से किसी एक का वैल्यू मालूम करना होगा, बाकी का दिया गया होगा, तो आप ये कर सकते हो। समझ लो, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में मैंने लिया है गैस एक, उस गैस का जो वॉल्यूम है V1, इनिशियल वॉल्यूम V1 वो है 2 लीटर्स, और इसका जो टेम्परेचर हमने दिया है T1 वो है 300 केल्विन। अब एक गैस का 300 केल्विन पे वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। हमने क्या किया, अब हम इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, 300 केल्विन से हम इसका टेम्परेचर T2 यानी कि 600 केल्विन कर देते हैं। We have increased in temperature from 300 Kelvin to 600 Kelvin। अब आपसे पूछा गया है, आप बताइए इसका जो V2 है, V2 किसके बराबर होगा। दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखो कितनी इजी है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर में कोई चेंज किया ही नहीं, एंड मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट है। तो इसका वॉल्यूम क्या था 2 लीटर्स, कब, जब टेम्परेचर था 300 केल्विन।
लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 600 केल्विन, अब इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा तो देखते हैं। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हमें डिटरमाइन क्या करना है, V2 डिटरमाइन करना है। तो V2 को आप यहां शिफ्ट कर दोगे, V2 विल बी इक्वल, इसको हम यहां शिफ्ट कर देंगे V1 अपॉन T1 इंटू T2। ये देख लो, ये आएगी फॉर्मूला, ये यहां T2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा T2 इंटू V1, T2 इंटू V1। इसको यहां भेज दो वापस, ये डिवाइड हो जाएगा, यहां पे T1 आ जाएगा, T1 यहां पे शिफ्ट कर दो और V2 यहां पे शिफ्ट कर दो, ये आएगी फॉर्मूला। सो V2 विल बी इक्वल, V1 कितना है 2 लीटर इंटू T2 कितना है, T2 600 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 कितना है 300 केल्विन। अब देख लो केल्विन केल्विन के साथ जाएगा, हो जाएगा कैंसल, 2 0 हट जाएंगे, 3 1 एंड 3 2 6। तो यहां पे जो वॉल्यूम आएगा V2 विल कम आउट टू बी, V2 विल कम आउट टू बी 2 2 4 लीटर्स। तो यहां पे आपका जो V2 आएगा वो आएगा बेटा 4 लीटर्स। तो समझ लो खुद से, जब आपका टेम्परेचर T1 है, उसको उस टाइम वॉल्यूम था T1 किसके बराबर था 300 केल्विन। 300 केल्विन के समय पे वॉल्यूम था 2 लीटर। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बाय 600 केल्विन, यानी कि दुगना टेम्परेचर कर दिया, आपका वॉल्यूम भी दुगना हो रहा है, दैट मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इससे भी आपको कंफर्म हो जाता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो 300 केल्विन से 600 केल्विन, आपने इसका इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है वॉल्यूम तब इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो। सो इसको नोट डाउन कर दो, हम ले लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। अब इसको नोट डाउन कर दो। इसको नोट करने के बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट पोर्शन ऑफ चार्ल्स लॉ की तरफ, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो बहुत इजी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, चार्ल्स लॉ कहता क्या है, चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ सेज द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस at constant pressure that is directly proportional to temperature or Kelvin temperature। तो ग्राफ क्या आएगा फिर, सिंपली आएगा, देख लो, और यहां पे लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटा दो आप, वॉल्यूम इज इक्वल टू K इनटू टेम्परेचर इन केल्विन। अब देख लो, यहां से हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, यहां से लेते हैं टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और ये आएगा जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे केल्विन स्केल में उतना ही आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट योर K। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस उतना फैल जाएगा, उतना गैस एक्सपैंड हो जाएगा, उतना गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आ रही है एक स्ट्रेट लाइन, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इन केल्विन स्केल, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इन केल्विन स्केल, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये जो लॉ हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। सो वी हैव प्लॉटेड a graph between volume and temperature at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पे आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, ये जो यहां पे लाइन आ रही है, ग्राफ आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज आइसोबार। दिस कर्व इज कॉल्ड एज आइसोबार। समझ आ रहा होगा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे गैस का उतना एक्सपेंशन हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा उतना। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आ रही है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो लाइन आ रही है उसको हम बात कहते हैं आइसोबार। आइसोबार रिप्रेजेंट्स द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये स्ट्रेट आ रही है क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, तो तभी आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये स्लोप भी एक स्ट्रेट स्लोप मिलता है आपको। और एक चीज ले लो आप, और एक ग्राफ लेते हैं, हम बेटा, सेम चीज, यह है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यह है वॉल्यूम। मैंने यहां पे 3 लाइन्स ली हैं, 3 लाइन्स, एक करूं, दूसरी करूं और तीसरी करूं। ये हमने P1 लिया है, ये P2 पे लिया है और ये P3 पे लिया है।
अब आप समझो, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस भी उतना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमने प्रेशर P1 रखा है, इस स्क्रू के लिए प्रेशर हर किसी जगह कांस्टेंट है, हर किसी जगह यहां पे प्रेशर P1 होगा, और इस स्क्रू पे हर किसी जगह प्रेशर P2 होगा, और इस स्क्रू के लिए प्रेशर हमेशा हर किसी जगह P3 होगा। तो आप देख लो, जितना टेम्परेचर आप ज्यादा इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम भी उतना इंक्रीज हो जाएगा, भले ही कुछ भी प्रेशर हो। ला तो ठीक ही है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना इंक्रीज होगा, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। लेकिन आपसे पूछा गया है, इनमें से बताइए, ये क्वेश्चन समझो एग्जाम में आया है, ये ग्राफ आपको एग्जाम में दिया गया है, आपसे पूछा गया है, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट डिफरेंट प्रेशर्स, we know the representation of the graph is straight lines are observed at different pressures। लेकिन आपसे पूछा गया है, इन प्रेशर्स में से आप बताइए सबसे कम प्रेशर कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, और सबसे ज्यादा प्रेशर कौन है, इनमें से सबसे कम है, या इनको अरेंज कीजिए प्रेशर्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। देख लीजिए, आपने एक चीज पढ़ा है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा है V, volume of gas is inversely proportional to pressure। volume of gas is inversely proportional to pressure, Boyle's law। अब Boyle's law के अकॉर्डिंग देख लो, वॉल्यूम ऑफ गैस कब ज्यादा होगा, जब प्रेशर कम होगा। तो यहां पे देख लीजिए, P3 पे वॉल्यूम ऑफ गैस सबसे ज्यादा है। अब देख लो यहां पे, ये देख लो, अब यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, टेम्परेचर यहां इंक्रीज हो रहा है, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी उतना इंक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन्स आ रही है, ये केक रिप्रेजेंट करता है स्लोप, ये भी स्लोप करता है रिप्रेजेंट एट P2, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप एट P3। अब किस वाले ग्राफ में स्लोप सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, इस P3 वाले ग्राफ में। P3 में स्लोप का ज्यादा आना, इसका मतलब है P3 पे गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब P3 पे गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि P3 जो है सबसे कम प्रेशर होगा, तो आप कह सकते हैं P3 विल बी लेस देन P2 विल बी लेस देन P1। फिर से समझिएगा बेटा, ये K है ग्राफ एट प्रेशर P1, ये K है ग्राफ और स्लोप एट प्रेशर P2, ये ग्राफ है और स्लोप है एट प्रेशर P3। अब P3 पे स्लोप सबसे बड़ा आ रहा है, ऊपर आ रहा है स्लोप। जब स्लोप ऊपर आ रही है, तो ऊपर आने का मतलब इस P3 पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। अब ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। अब सेम टेम्परेचर पे देखो, सेम टेम्परेचर यहां पे, चलो मैं लिख लेता हूं इसके बदले T0। अब T0 पे देखो, P1 पे T0 जो है टेम्परेचर, T0 जब टेम्परेचर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन T0 टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम ज्यादा है, P3 वाले का, P2 वाले का कम है, और P1 वाले का सबसे कम। यानी कि T0 टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे अलग अलग कर्व्स का अलग अलग वॉल्यूम आ रहा है, और जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा, जिसका ज्यादा वॉल्यूम आएगा जिस प्रेशर पे, वो प्रेशर सबसे कम प्रेशर कहलाएगा। P3 कम है P2 से, P2 कम है P1 से। अब P1 जो है, P1 पे सबसे कम वॉल्यूम आ रहा है, P1 पे टेम्परेचर तो सेम ही है, लेकिन वॉल्यूम इन दोनों से कम आ रहा है, इस पे वॉल्यूम का कम आना, यानी कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। जितना प्रेशर ज्यादा दोगे तो कर्व नीचे आ जाएगी। यहां पर ऐसे समझ लो, वॉल्यूम ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन जब P3 से P2 से P1 की तरफ जाएंगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम का डिक्रीज होना, दैट रिप्रेजेंट से P1 जो है प्रेशर बहुत ज्यादा है, तभी हमने कहा P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1। अब लास्ट बात मैं करता हूं चार्ल्स लॉ के रिलेटेड। चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन, चार्ल्स लॉ यूज कहां पे होता है। हमने कहा चार्ल्स लॉ में जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, गैस का वॉल्यूम उतना इंक्रीज हो जाएगा। अब गैस का जितना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, गैसोस मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, वो गैसोस मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। तो जब गैसोस मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, गैसोस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, और गैस की डेंसिटी कम होना, गैस लाइटर बन जाएगा, हल्का बन जाएगा। सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, there is increase in the volume of gas, which leads to decrease in the density of gas। गैस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैसोस मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, और गैसोस मॉलिक्यूल्स का फैलना यानी कि गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी, गैस हल्का बनेगा, और वो गैस जब हम बलून्स में फिट करते हैं,
अगर आप बलून्स लोगे, हॉट एयर बैलून्स, हॉट एयर बैलून्स, हॉट एयर बैलून्स में गर्म हवा डालते हैं, गर्म हवा में जो गैसेस की डेंसिटी होती है कम होती है, तो वो गर्म हवा वाला बैलून जो होता है वो लाइटर होता है, इसीलिए वो वाले बैलून्स बहुत ऊपर चले जाते हैं। आपने देखा होगा फोन में या टीवी में देखा होगा, जो बहुत बड़े बलून्स होते हैं, जो उनको हम कहते हैं हॉट एयर बैलून्स, उनको नीचे से आग लगाई जाती है, इतने बड़े बड़े बलून होते हैं। ये बलून है, इन बलून्स को नीचे से आग लगाई जाती है, और जब हम आग लगाते हैं उसमें होता क्या है, एयर। जब नीचे से आग लगेगी यहां से बलून के अंदर क्या है, एयर एक्सपैंड हो जाएगा। जब एयर एक्सपैंड हो जाएगा तो ये बलून का एयर हॉट हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और ये बलून लाइटर बन जाएगी, और जब ये लाइटर बन जाएगी तभी ये बलून बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। और इसी बलून को यूज किया जाता है इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स फॉर प्रिडिक्टिंग द वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए इन्हीं बलून्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनमें हॉट एयर फिल करके इसको बलून को बहुत हल्का बना दिया जाता है, और ये बलून को बहुत ऊंचा हम ऊपर एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं, और फिर इस पे कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, और उसी ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। वो हॉट एयर बैलून्स में भी चार्ल्स लॉ का कंसेप्ट यूज होता है। By this we are ending Charles law. Soon we will be taking another law, that is pressure temperature law, which is also called as Gay-Lussac's law. Till then, note the important points down, and for any question you can directly text me on my WhatsApp number, or you can comment on the comment section of the YouTube. Khuda Hafiz.